Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Aisha Zafar. In CSS 2025, I was top scorer in 3 subjects: Pakistan Affairs, Gender Studies and International Relations. आज इस सेटअप का मकसद ये है कि नोआ की जो टीम है वो मुझसे सवाल पूछेगी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हाउ आई स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स एंड मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी एंड मैं क्या रिकमेंड करती हूँ बाकी के एस्पायरेंट्स के लिए जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहते हैं। अच्छा मैडम, सबसे पहले आप हमारे एस्पायरेंट्स को बताएं कि आईआर का सीएसएस का सिलेबस बेसिकली है क्या? बुरहान, आईआर के सीएसएस के सिलेबस में 2 पार्ट्स हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 में इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं और थेरीज़ हैं, और पेपर 2 में आपके पास बेसिकली करंट अफेयर्स है जिसमें आपने वो कॉन्सेप्ट्स और थेरीज़ जो हैं वो अप्लाई करनी है। सो अगर आपकी एज अ स्टूडेंट एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है तो आपको बस करंट अफेयर्स के ऊपर जो IR1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो अप्लाई करने आ जाते हैं, तो देन यू विल बी एबल टू एस इट। सो IR को हमने इन 2 पर्सपेक्टिव से समझना है। मैडम, द सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आईआर इज थ्योरी। हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? दैट इज़ ट्रू। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को जो चीज़ मुश्किल लगती है वो थ्योरी की एप्लीकेशन है। बुरहान, मैं थ्योरी की एप्लीकेशन को 2 तरीके से समझती हूँ, 2 नहीं शायद 3 तरीके से समझती हूँ। थ्योरी एक तो आपने डायरेक्टली लगानी होती है, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, न्यू रियलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, फेमिनिज्म है, ये IR की थ्योरीज़ डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एक आंसर के अंदर चूंकि आपने डिफरेंट थेरीज़ लगानी होती हैं और एक ही थेरी को आप बार बार अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके जार्गन्स यूज़ करें। सेकेंडली, जब मैं पहले प्रेफर करती हूँ थेरी, उसके बाद मैं थेरी के जार्गन्स को, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया, सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, थूसिडाइड ट्रैप हो गया, इस तरह के जार्गन्स मुझे लगता है कि वो भी इक्वली क्वालिफाई करते हैं थेरेटिकल पर्सपेक्टिव की जगह अगर हम लगाते हैं। एंड नंबर 3, आई थिंक स्कॉलर्स को ऐड करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा थ्योरी को ऐड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपने न्यू रियलिज्म 2 दफ़ा लगा दिया है तो आप तीसरी दफ़ा आप जो है केनेथ वोल्ट्स का नाम भी लिख सकते हैं। एज कंसिस्टेंट विद द अप्रोच ऑफ जॉन मेयरशाइमर, एज कंसिस्टेंट विद द स्कॉलरली स्टडीज़ ऑफ जॉन मेयरशाइमर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही काउंट होता है। तो टू सम इट अप, आपने थ्योरी में सिर्फ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव या मेन पैराडाइम नहीं लगाना, आपने जार्गन्स भी लगाने है और आपने स्कॉलर्स और उनकी बुक्स, उनके बारे में भी लिखना है। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन में एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इनफ होता है? नहीं। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि आपने इसको न्यू रियलिज्म से देखना है या स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म जो है उससे देखना है, तब तो आपने वही पर्सपेक्टिव लगाना है और इस पर्सपेक्टिव के जार्गन्स को यूज़ करके अपनी एक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो अपनानी है इन द क्वेश्चन। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली मौजूद नहीं है तो आपने क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ थेरीज़ जो हैं उनको अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा सैलड भी नहीं बना रखना थेरी का, लेकिन ट्राई करना है कि एक जो भी इवेंट है उसको मुख्तलिफ थेरीज़ के लेंस से समझने की और लिखने की कोशिश करनी है। What else is more important other than theory which often aspirants miss? That's a very good question. I think theory बहुत ज़्यादा important है इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड के इवेंट्स को अपने आंसर के अंदर डालना, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं लेकिन आप जो है वो एग्जाम्पल्स के स्टडीज़ या जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं उनको बीच में नहीं डालते, तो IR का आंसर फिर भी आपका जो है वो पूरा नहीं होता। इन केस स्टडीज़ में आप पास्ट की भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं, नेपोलियन की कभी डाल ली, कभी कोई यूरोप की वॉर की डाली, लेकिन प्रेफर ये करना होता है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के इश्यूज़ और मॉडर्न वर्ल्ड की जो केस स्टडीज़ हैं वो डालें ताकि हमारा आंसर ज़्यादा रेलेवेंट बने और उस एग्जाम्पल को हम थ्योरी के साथ जो है वो मर्ज करके एक एनालिसिस जो है वो डेवलप कर सकें IR के अंदर। अच्छा मैडम, कहा जाता है कि आईआर का जो पेपर 2 है वो टोटली करंट अफेयर्स है। हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू? इट इज़ पार्शली ट्रू, आई बिलीव। बहुत ये कॉमन मिथ ये है कि IR के पेपर 2 करंट अफेयर्स है।
क्वेश्चंस देखने में करंट अफेयर्स के हैं, लेकिन वो आईआर के सब्जेक्ट में हैं, तो आपने उनको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से डील करना है. एज आई सेड अर्लियर, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिफरेंट गिवन हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स गिवन है. आपके पास क्वेश्चंस आते करंट अफेयर्स के ही हैं, लेकिन आपने उनको व्यू करना होता है विद द लेंस एंड द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने पेपर 1 के अंदर पढ़े होते हैं. तो टेक्निकली आईआर का पेपर 2 जो है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड थेरीज जो कि आपने पेपर 1 के अंदर पढ़ी होती है. और इसको हम फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर भी लगाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी लगाते हैं इस तरह. अच्छा मैडम, फिर आईआर जो पेपर 2 है उसको करंट अफेयर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए हम थ्योरीज को कैसे अप्लाई करें? आपने थेरीज के साथ पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स को भी अप्लाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थेरीज को ही अप्लाई करना है. सेकेंडली, एज ए सेड अर्लियर, आपने एक आंसर के अंदर डिफरेंट थेरीज को इंटीग्रेट करना है. वो इवेंट या वो फॉरेन पॉलिसी का इशू आपने लेना है और उसके अंदर डिफरेंट थेरीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रियलिज्म के अंदर बैलेंस ऑफ थ्रेट का कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है अपना जो भी इवेंट है उसके ऊपर. और अगैन ये सिर्फ एक थेरी का नहीं करना, ट्राई करना है कि डिफरेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के 2-3 डायमेंशन में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करें, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल लेंस होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप दुनिया को डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकें. एंड इवन जिन क्वेश्चंस में रिकमेंडेशंस होती हैं, डिफरेंट थेरीज की डिफरेंट अप्रोचेस हैं टुवर्ड पीस, टुवर्ड्स वॉर, तो आपने रिकमेंडेशंस भी उन्हीं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को अप्लाई कर देनी है. सो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी हर हेडिंग के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर 12 से 14 हेडिंग्स होती हैं. हर हेडिंग के अंदर, चाहे वो एनालिटिकल हो, डिस्कशन बेस्ड हो, आपने थियोरेटिकल एप्लीकेशन जो है वो लाजमी करनी है और उस थेरी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अप्लाई करना है उस इवेंट के ऊपर. मैडम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स? पास्ट पेपर्स आई बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक एग्जांपल दूंगी. इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस है उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो है उसमें सिर्फ गिनकर 4 से 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इस सिलेबस का पार्ट है. लेकिन जब आप पास्ट पेपर्स देखते हैं तो एक मेजर चंक पूरे पेपर्स में से, पास्ट पेपर्स में से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में से आया हुआ है. और पास्ट पेपर के जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको नज़र आता है कि न्यूक्लियर की डोमेन में से कम आया हुआ है, डिप्लोमेसी की डोमेन में से कम आया हुआ है. जो सबसे ज़्यादा आया हुआ है वो आपकी जो पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन है, वहाँ से आया हुआ है या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी से आया हुआ है. सो आई थिंक पास्ट पेपर का अगर आप एनालिसिस कर लें तो आप ज़्यादा बेहतर और टारगेटेड तैयारी जो है वो कर सकते हैं पास्ट पेपर से. मैडम, काइंडली हम हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बुक्स रिकमेंड करें जो होलिस्टिकली आईआर के सिलेबस को कवर करें. बुरहान, मुझे ये लगता है कि सिलेबस में आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज भी नहीं करना. एक आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक ले लें और एक आप लोकल ऑथर की बुक ले लें, और आप दोनों जो भी बुक्स लें कोशिश करें कि उसमें ये देखें कि वो उस ऑथर ने सिलेबस मैक्सिमम जो है वो कवर किया हुआ. इंटरनेशनल ऑथर में आई थिंक वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी गुड बुक, आप वो ले लें. एंड जो लोकल ऑथर है उसमें सर हसन अली गोंदल की जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, आप वो ले लें, क्योंकि उस बुक में होलिस्टिकली जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस की जो है वो कवरेज हुई है. और मैंने भी अपनी जर्नी में ये 2 बुक्स ही रखी थी. और इसके अलावा चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत इमर्जिंग डिबेट है, करंट अफेयर्स की बेस के ऊपर है, इवॉल्विंग ऑर्डर आपने इसमें समझना होता है, तो इसमें आप फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, द इकोनॉमिस्ट, इस तरह के जो मैगजीन्स हैं वहाँ से भी आप लोग डेटा निकालें. मैडम, लास्ट में काइंडली अपना कोई पेपर अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को दिखा दें. जी श्योर. ओके, ये मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है जो कि सर हसन अली गोंदल जो है उन्होंने चेक किया था. ये एक क्वेश्चन है अगैन, जैसे कि मैंने पिछली अपनी पेपर अटैम्प्ट में बताया था कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं एग्ज़ामिनर को ये बता दूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेडिंग से कि एग्ज़ामिनर ने मुझसे क्वेश्चन में जो है वो पूछा क्या है. 1 पेज मेरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमेशा जो है मैं कोशिश करती थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में कि जो भी
इम्पॉर्टेंट थियरेटिकल कॉन्सेप्ट लगता है उसको इंट्रोडक्शन में ही लगाऊं और उसको हाईलाइट करूं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एससीओ और ब्रिक्स ने चैलेंज किया है कि यूएस लेड ऑर्डर को, और इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थियरेटिकल कॉन्सेप्ट लगता है वो हेजेमोनिक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म लगता है। तो मैंने अपने एग्जामिनर को यहीं पे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मेरी थियरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर है। उसके बाद एक कोई ना कोई सिमेटिक्स जो थी वो मैंने बता दी। ब्रिक्स और एससीओ के एक्सपेंशन पे सवाल था, तो मैंने सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन जब से उनकी इंसेप्शन हुई है वो एक्सपैंड की है। उसके बाद जब जो क्वेश्चन के आस्ट पार्ट या मेन पार्ट के ऊपर आते हैं तो उसमें मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं थेरी को लाजमी लगाऊं, जैसे कि अभी मैंने बुरहान के साथ इस पे डिस्कशन की है। एक थेरी लाजमी लगानी है, थेरी या आप कह लें उसका कोई जार्गन लगाना है, और साथ में उसकी इलास्ट्रेशन किसी ना किसी तरह कोई अच्छी एग्जाम्पल, कोई अच्छी केस स्टडी जो है वो मैं डाल दिया करती थी। आप ये देखें, इकोनॉमिक कमर्शलिज्म, हेजेमोनिक लिबरलिज्म, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थियरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अपने आंसर की हर हेडिंग के अंदर जो है वो डाले हैं। न्यू मार्क्सिज्म यहाँ लगाया है, एब्सोल्यूट गेन लगाया है, विन विन कॉपरेशन इसके अंदर लगाया है। इसके अलावा मेरी ये कोशिश होती थी कि सर हसन ने हमें डिफरेंट एनालिटिकल मॉडल्स जो हैं वो पढ़ाए थे, मैं उन एनालिटिकल मॉडल्स को जो है वो कंपैरिजन या किसी टेबल के अंदर उस तरह जो है वो अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन मैंने उस चीज़ के ऊपर की है। उसके अलावा फिर जो क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर भी मैंने इसी तरह जो फेयर मल्टीलेटरलिज्म, जो आईआर के इम्पोर्टेंट जार्गन्स हैं उनको जो है वो मैंने हाईलाइट किया है। एंड देन आपके पास ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट, इक्विटेबल लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो भी आपके पास जो रेलेवेंट आपके पास मॉडर्न वर्ल्ड की एग्जांपल्स हैं वो डाली हैं, और साथ साथ आईआर के जार्गन्स और कॉन्सेप्ट जो हैं वो डाले हैं। और क्वेश्चन को कंक्लूड करने से पहले मैं या तो आपको एनालिटिकल मॉडल लगा दें या आपको ये एक छोटी सी डायग्राम अपने आंसर को समराइज़ करने के लिए लगा दें, एंड देन दिस इज़ द कंक्लूजन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि आईआर पेपर 2 का है, और हम इसमें ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो करंट अफेयर्स का सवाल है वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कर सकते हैं। उसी तरह एज आई टोल्ड यू पीपल अर्लियर, आपने ये बताना है कि ये क्वेश्चन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन के ऊपर। इसमें अगैन मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आई अंडरस्टैंड इट कि इसके ऊपर कौन सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा बैठता है, और ये ज़ीरो सम माइंडसेट जो है दोनों कंट्रीज़ का वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही उसको अप्लाई करके बता दिया। उसके अलावा अगैन एक एक जो है वो ओवरव्यू दे दिया सिनेरियो का कि किस तरह के हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स को डायग्रामेटिकली हाईलाइट कर दिया, और उसके बाद जो मेन आस्ट पार्ट है उसके ऊपर मैं आई, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिमेंशन करंट अफेयर्स की है, लेकिन इसमें आप लोग देखें कि टीटीपी के फैक्टर को मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ा है। उसके बाद आपके पास लिबरलिज्म भी मैंने लगाया है। उसके अलावा मैंने मैक्सिमम इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, इरिडेंटिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट जो है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी हर हेडिंग के अंदर आईआर का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया है, लिबरल वर्सेस हार्ड पावर अप्रोच, सॉफ्ट पावर। एंड अगैन ये सर हसन ने हमें सिखाया था कि आपने इस तरह का फ्रेमवर्क जो है एनालिटिकल फ्रेमवर्क लगा सकते हैं। ये कॉज इफेक्ट फ्रेमवर्क है, इसी तरह वाई एनालिसिस का फ्रेमवर्क होता है, स्वॉट एनालिसिस होता है। तो आपको जो भी आपके आंसर के साथ बेस्ट सूट करे आप इसमें वो लगा सकते हैं। एंड देन इट वाज द थर्ड पार्ट जो कि मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, ट्रस्ट डेफिसिट, डिफेंसिव पोस्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने आईआर की थ्योरी को, आईआर के जार्गन्स को और जो आईआर के आपके पास जो एनालिटिकल मॉडल्स हैं उनको अप्लाई किया था। थैंक यू वेरी मच।